हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा महासागरीय ज्वार। महासागरीय ज्वार। ठीक है मित्रों, महासागरीय ज्वार क्या है? सबसे पहले इन महासागरीय ज्वार की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके लिए जो आकर्षण बल कार्य करता है वो कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है और किसके माध्यम से ये महासागरीय ज्वार उठते हैं। तो सबसे पहले इन ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति से पहले थोड़ा सा इसका भावार्थ समझ लें कि जो महासागरीय ज्वार है वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो महासागरीय जल है उसके ऊपर उठने और पीछे हटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। अब ये आकर्षण बल किस प्रकार से कार्य करता है कि पृथ्वी एक ठोस पिंड होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल लगता है वह इस ठोस पिंड होने के कारण, पृथ्वी एक ठोस पिंड होने के कारण पृथ्वी पर स्थित महासागरीय जल पर, महासागरीय जल पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव किस पर पड़ता है? महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण से यह जल जो ऊपर उठता है, जल ऊपर उठता है उसे ज्वार कहा जाता है, और जो नीचे धंसता है या पीछे हटता है, महासागरीय जल पीछे हटता है, उसे कहा जाता है भाटा। ठीक है मित्रों, वापस रिपीट कर देता हूँ। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। अब पृथ्वी एक ठोस पिंड होने के कारण इसका प्रभाव, इन दोनों के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी के ठोस पिंड होने के कारण पृथ्वी के धरातल पर न पड़ करके किस पर पड़ता है? महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण से जल ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं और पीछे हटता है उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब ये किस प्रकार से औसत जल तल से जब ये ऊपर उठता है उसे भूमि उच्च ज्वार, और जल तल से नीचे जाता है तो निम्न जल तल से नीचे जाने पर, औसत जल तल से नीचे जाने पर निम्न ज्वार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर यह स्थल भाग है, ठीक है, इधर महासागरीय जल, ठीक है। अब हमें यह पता है कि पृथ्वी एक ठोस पिंड होने के कारण पृथ्वी के धरातल पर यह आकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस महासागरीय जल पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो औसत जल तल है, औसत जल तल, ठीक है, और यहाँ पर है निम्न जल तल, निम्न जल तल, और यह है उच्च जल तल।
उच्च जल तल। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर औसत जल से ऊंचे ऊपर उठने वाले जल को या औसत जल तल से ऊपर उठने वाले जल को ही या क्या कहा जाता है, निर्मित उच्च ज्वार कहा जाता है, उच्च ज्वार कहा जाता है। ठीक है, स्थल निर्मित उच्च ज्वार कहा जाता है, जबकि औसत जल तल से नीचे जाने को, पानी के पीछे हटने को या औसत जल तल से नीचे चले जाने को क्या कहा जाता है, भूमि निर्मित निम्न ज्वार कहा जाता है, स्थल निर्मित निम्न ज्वार कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर सर्वाधिक आकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा का जो सर्वाधिक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण से जो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है या महासागरीय ज्वार आते हैं, उसमें सबसे अहम होता है किसका आकर्षण बल, चंद्रमा का। ठीक है मित्रों, चंद्रमा का। ठीक है, सर्वाधिक आकर्षण बल कार्य करता है, चंद्रमा का जो आकर्षण बल कार्य करता है लगभग 83% गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का लगता है, और संपूर्ण गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लगभग 17% गुरुत्व शक्ति किसकी कार्य करती है, चंद्रमा की, सूर्य की, महासागरीय ज्वार के लिए। तो ठीक, क्यों इसका सर्वाधिक गुरुत्व शक्ति इसकी क्यों होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा से बहुत दूरी पर स्थित है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कार्य नहीं करता है जितना कि चंद्रमा का कार्य करता है। तो अब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी हम देखते हैं, तथा इसकी सतह से सतह के बीच की दूरी कितनी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, तथा पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, चंद्रमा की सतह के सामने नहीं है, उनके बीच की दूरी कितनी है। देखिए मित्रों, जैसे कि यहाँ पृथ्वी है, यह पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का केंद्र है। अब यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की, केंद्र के बीच की दूरी हम देखते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की केंद्रीय दूरी, इनके बीच की औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। और अगर बात करें हम पृथ्वी की सतह, जो कि चंद्रमा के केंद्र के सामने या चंद्रमा की सतह के सामने स्थित है, उनके बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से सतह के बीच की दूरी, ठीक है, यह कितनी है, 3,77,600 किलोमीटर, 3,77,600 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सतह से सतह के बीच की दूरी, अर्थात चंद्रमा की सतह के सामने जो पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी की सतह है, वह कितनी दूरी पर है, 3,77,600 किलोमीटर पर। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्रमा के सामने या चंद्रमा के केंद्र से पृथ्वी की दूसरी सतह की दूरी कितनी दूरी है, जो कि चंद्रमा की सतह के सामने नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो चंद्रमा की सतह के या चंद्रमा के सामने नहीं है, उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी, केंद्र से दूरी, ठीक है, इस केंद्र से कितनी दूरी है, इसकी 3,90,400 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो चंद्रमा के सामने नहीं है, उसकी दूरी है 3,90,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर, तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सतह से सतह के बीच की दूरी कितनी है, 3,77,600 किलोमीटर। अब यहाँ पर मित्रों देखिए, सर्वाधिक जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो किसका कर रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक आकर्षण बल कार्य कर रहा है चंद्रमा का। ठीक है, और यहाँ पर है यह पृथ्वी,
ठीक है। पृथ्वी, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक आकर्षण बल जो चंद्रमा की सतह के सामने जो सतह है उस सतह पर क्या होगा, यहाँ पर सर्वाधिक आकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन से ज्वार आएंगे, प्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होगा। अब प्रत्यक्ष ज्वार यह किसके कारण से उत्पन्न होगा, क्योंकि यह सतह चंद्रमा की सतह के जस्ट सामने है, इस कारण से यहाँ चंद्रमा की सामने होने के कारण यहाँ क्या हो, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, जिसके कारण से इस सतह को क्या होगी, चंद्रमा के तरह यहाँ चंद्रमा की तरफ यहाँ की महासागरीय सतह क्या होगी, आकर्षित होगी। तो प्रत्यक्ष ज्वार यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार आता है, सबसे पहले जो प्रत्यक्ष ज्वार, जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर प्रातः 6 बजे यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सुबह 6 बजे ज्वार आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा ज्वार जो धरातल पर आएगा वह यहाँ पृथ्वी की दूसरी सतह पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरी सतह पर जो ज्वार आएगा, यह ज्वार क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष ज्वार होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार। अब ये अप्रत्यक्ष ज्वार कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जल ज्वारीय स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो सतह चंद्रमा के सामने नहीं है वहाँ पर अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। मतलब पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, यहाँ पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, जो कि कितने बजे आएगा, 6:26 पर, शाम को 6:26 पर यहाँ पर अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखें कि यहाँ पर एक स्थान पर 6 बजे ज्वार आता है, जो कि पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह के सामने है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तथा दूसरी जो सतह है चंद्रमा के विपरीत, जो सतह चंद्रमा के सामने नहीं है पृथ्वी की, उस स्थान पर जो ज्वार आता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण आता है और वह अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है। ठीक है, जो कि इन दोनों ज्वार के बीच में इनका अंतराल कितना है, अगला ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है मित्रों, एक हिसाब से यह ज्वार 12 घंटे के अंतराल से ही आना चाहिए, 12 घंटे के ज्वार से ही 12 घंटे के अंतराल से ही यह ज्वार आने चाहिए, परंतु अगला ज्वार कितने घंटे की देरी से आता है, 12 घंटे और 26 मिनट देरी से आता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर, पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण से जो अगला ज्वार आता है वह कितने बजे आता है, 6:26 अर्थात 26 मिनट की देरी से आता है। अगर यह झुका हुआ नहीं होता तो प्रत्येक ज्वार के बीच का अंतर कितना होता, 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे न होकर के 12 घंटे 26 मिनट की देरी से अगला ज्वार उस स्थान पर आएगा। ठीक है, आता है। इसके बाद में अगला मित्रों, ज्वार के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए मित्रों, ज्वार के प्रकार, ज्वार के प्रकार
इसके प्रकार देखने से पहले एक बार ध्यान दें कि जो पृथ्वी है यह क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, जिसके कारण इनके परिभ्रमण से, इनके परिभ्रमण से क्या होता है, अनेक आकृतियां बनती है, अनेक आकृतियां बनती है। ठीक है मित्रों, अनेक आकृतियां बनती है जिनसे क्या होता है, जिनसे ज्वारोत्पादक बल उत्पन्न होता है, जिनसे ज्वारोत्पादक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इनके परिभ्रमण के कारण ही अनेक आकृतियां बनती है जिनसे क्या होता है, ज्वार उत्पादक बल उत्पन्न होता है। देखिए मित्रों, जैसे कि यहाँ पर सूर्य, ठीक है, सूर्य है, यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के ही परिक्रमण की जो दिशा है, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के ही परिक्रमण की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, और चंद्रमा भी क्या करता है, इसके पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है पृथ्वी की। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ निर्मित होती है। ठीक है मित्रों, एक यहाँ पे समकोणिक की स्थिति, आपस में ये क्या करते हैं, अपने परिक्रमा पथ को काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये समकोणिक स्थिति होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी स्थिति में होते हैं। ठीक है, तब तो क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है। और जब यह समकोणिक एक सरल रेखा में होते हैं, ठीक है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तब तो क्या होता है, वृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। और जब यह समकोणिक स्थिति में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होते हैं, तब क्या होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है कितने दिन में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, 365 दिन पूर्ण रूप से और 1/4 दिन में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है 27 दिन 7 घंटे। चंद्रमा करता है 27 दिन
7 घंटे और 43 मिनट में 43 मिनट में अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसी कारण से प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है, अमावस्या और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा, उनको दीर्घ ज्वार होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं और दूसरी बार होता है, दूसरी बार भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति में महीने में 2 बार दीर्घ ज्वार जैसी स्थिति पैदा होती है और 2 बार ही यहाँ पर समकोणिक स्थिति होती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, तो उस टाइम में लघु ज्वार होता है। देख लेते हैं एक बार अलग अलग इनको, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, जो कि इसके प्रकार हैं ज्वार के। देखें मित्रों, पहला प्रकार ज्वार का, पहला है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, ठीक है मित्रों। देखिए मित्रों, दीर्घ ज्वार क्या है। इसमें जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, ठीक है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तब दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घ क्या होती है, ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसे युति, वियुति या सिजगी भी कहते हैं। देखिए किस प्रकार से होती है, जैसे कि सूर्य यहाँ पर है, आगे चंद्रमा, और पृथ्वी। ठीक है, थोड़ा ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा, पृथ्वी और ये सूर्य। ठीक है, तो तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। ठीक है, इसका आधा भाग क्या होता है, परछाई होती है इस पर, और इस पर भी आधे भाग पर, ठीक है, एक तरफ से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, छाया होती है। तो यहाँ पर तीनों एक सरल रेखा में है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, युति, वियुति। इसे युति, वियुति या सिजगी कहा जाता है। युति, वियुति या सिजगी कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिसे युति, वियुति या सिजगी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वियुति और युति की जो स्थिति होती है वो कब होती है, युति और वियुति। ठीक है, तो युति में यह स्थिति है, अभी प्रेजेंट ये स्थिति है, इसे युति कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा और सूर्य दोनों होते हैं, या फिर यूँ बोलें सूर्य के एक तरफ चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं, तब क्या होता है, युति होती है। अर्थात यह बोल सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, युति कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति युति कहलाती है। ठीक है, यह
युति कब होती है? चंद्रमा युति कब होती है? अमावस्या को, ठीक है, युति की स्थिति अमावस्या को, ठीक है। इस समय भी सूर्य क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में है, यह अमावस्या को होती है और यहाँ पर ज्वार कैसा होगा? दीर्घ ज्वार, ठीक है, दीर्घ ज्वार की स्थिति होगी, ठीक है। लेकिन युति वियुति की स्थिति, युति की स्थिति अमावस्या को होती है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे युति कहा जाता है और यहाँ पर दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है। अगला है वियुति। वियुति, वियुति में क्या होता है? वियुति में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जैसे कि सूर्य और यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है मित्रों। ध्यान रखें, चंद्रमा अपने स्थान पर यथावत रहता है, केवल और केवल किनका स्थान परिवर्तन होता है? युति वियुति में चंद्रमा और पृथ्वी का स्थान परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी का स्थान परिवर्तित हो जाता है। अब वियुति में क्या हो रहा है? यहाँ पर वियुति में सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ गया? पृथ्वी, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वियुति होती है। यह कब होती है? वियुति की स्थिति होती है पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, ठीक है। तो इसमें भी सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हैं? एक सरल रेखा के सहारे हैं, एक सीधी रेखा में है। यहाँ पर भी क्या होगा? दीर्घ ज्वार होगा। पूर्णिमा को भी दीर्घ ज्वार होगा, ठीक है। पूर्णिमा को भी दीर्घ ज्वार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से युति और वियुति, ठीक है मित्रों। मित्रों यहीं पर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी समझ लेते हैं। जैसे युति और वियुति, यहाँ पर क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या कहाँ पर नहीं पहुँच पाती है? पृथ्वी पर। यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुँचती, बल्कि चंद्रमा की परछाई किस पर पहुँचती है? पृथ्वी पर पहुँचती है, पड़ती है। इससे पृथ्वी पर सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है। इस कारण से सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, जिसे हरित वलय कहते हैं। इनमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। अब प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी क्या है? पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण से वर्ष में अधिकतम क्या होता है? वर्ष में अधिकतम 2 बार सूर्य ग्रहण, ठीक है, और 5-6 बार क्या होता है? चंद्र ग्रहण। 5-6 बार चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तो कब हो गई? अमावस्या को, ठीक है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को। इसमें क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई क्या हो जाती है? चंद्रमा पर पड़ जाती है। इस कारण से पृथ्वी का क्या हो जाता है? जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन चंद्रमा पर पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी की परछाई पड़ जाती है, जिससे पूर्णिमा की रात को भी क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है, ठीक है। और उसे ही क्या कहा जाता है?
चंद्र ग्रहण कहा जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण की वर्ष में 5-6 बार होती है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की परछाई चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी पर सूर्य की परछाई पड़ने के कारण चंद्रमा क्या होता है, रात्रि के समय हमें दिखाई नहीं देता है। उसे ही क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और यह साल में 5-6 बार यह स्थिति होती है। अगला प्रकार है मित्रों लघु ज्वार। लघु ज्वार, इसमें मित्रों क्या होता है, लघु ज्वार में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, ये क्या होते हैं, समकोणिक स्थिति पर होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों क्या होते हैं, समकोणिक स्थिति पर होते हैं। ठीक है, ये समकोणिक स्थिति पर होते हैं। ऐसी स्थिति में, ये समकोणिक स्थिति पर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा ये समकोणिक स्थिति पर होते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, दोनों दिशाओं में बंट जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है मित्रों, अगला ज्वार है उपभू ज्वार व अपभू ज्वार। अगला ज्वार का प्रकार है उपभू और अपभू ज्वार। देखिए मित्रों, उपभू और अपभू ज्वार क्या है, इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी क्या है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर उपभू और अपभू की स्थिति कब होती है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है, अब पृथ्वी की स्थिति, जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिभ्रमण करता है, ऐसी स्थिति में परिक्रमा करते समय यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वह तो क्या कहलाती है, उपभू। ये तो है न्यूनतम दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी ये कहलाती है उपभू। ठीक है, उपभू कहलाती है, तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी वो कहलाती है अपभू। अपभू, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर उपभू की दूरी जो होती है, वो उपभू की दूरी यहाँ पर होती है 3,56,000 किलोमीटर। ठीक है, उपभू में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो 3,56,000 किलोमीटर, तथा अपभू में इनके बीच की दूरी होती है 4,07,000 किलोमीटर। ठीक है, जो कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी पाई जाती है। और इसकी औसत दूरी की बात करें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की तो 3,84,000 किलोमीटर है।
ठीक है। तो यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उस स्थिति में चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक कार्य करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, ज्वार उच्च होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, उपभू या फिर उच्च ज्वार, उच्च ज्वार या फिर भूमि निम्न ज्वार भी कहा जाता है। भूमि निम्न ज्वार कहा जाता है। पारिभाषिक रूप में जब उपभू की स्थिति में क्या होता है, उपभू की स्थिति में सामान्य ज्वार से 15 से 20% ज्वार क्या होता है, ऊंचा होता है। 15 से 20% ज्वार ऊंचा होता है, उसे उपभू या उच्च ज्वार या फिर भूमि निम्न ज्वार कहा जाता है। जबकि अपभू में, जो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण बल कम कार्य करता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा ज्वार होगा, अपभू की स्थिति में ज्वार सामान्य ज्वार से 15 से 20% नीचा होगा, ठीक है, जिसे अपभू या फिर निम्न ज्वार, निम्न ज्वार या फिर भूमि उच्च ज्वार, भूमि उच्च ज्वार कहते हैं, ठीक है मित्रों। यह है अपभू ज्वार और उपभू ज्वार, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार में मित्रों कि जब किसी एक स्थान पर जो ज्वार आता है वह ज्वार क्या होता है, मतलब किसी एक स्थान पर एक दिन में आने वाला एक ज्वार और एक भाटा, वो क्या कहलाता है, दैनिक ज्वार कहलाता है। अब यह दैनिक ज्वार, जो एक दिन में जो दैनिक ज्वार आता है, वह ज्वार प्रतिदिन क्या आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। 52 मिनट की देरी से आता है। यह देरी से आने का कारण क्या है इसका, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर क्या है, 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। इसके कारण से दैनिक ज्वार क्या होता है, 52 मिनट की देरी से आता है, ठीक है, 5 डिग्री झुकाव के कारण। अगला है अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है मित्रों। अगला है अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार में क्या होता है मित्रों, किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को, किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है, 2 बार, किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है, अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है, ठीक है। यह अर्धदैनिक ज्वार, प्रत्येक ज्वार क्या होता है, अर्धदैनिक प्रत्येक ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आता है। प्रत्येक अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आता है, ठीक है, जो कि दोनों ज्वार केंद्रों के क्या होता है, दोनों ज्वार केंद्रों के कारण आता है, ठीक है। अब इन ज्वार केंद्रों की या दोनों ज्वारों की ऊंचाई तथा भाटा की नीचाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। दोनों ज्वार केंद्रों की या दोनों ज्वार और भाटा की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार, ठीक है मित्रों। मिश्रित ज्वार में क्या होता है मित्रों, यहाँ पर किसी स्थान पर आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार ही क्या कहलाते हैं, मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ, किसी स्थान पर आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार, किसी स्थान पर आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार ही क्या कहलाते हैं, मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। जैसे कि एक स्थान पर, किसी स्थान पर जो ज्वार आ रहा है वह ज्वार अधिक ऊंचाई पर
एक स्थान पर अधिक ऊंचाई पर और दूसरे स्थान पर कम ऊंचाई पर हो सकता है, या फिर एक स्थान पर ज्वार अधिक ऊंचाई पर और भाटा कम ऊंचाई पर हो सकता है। तो ऐसे ज्वार मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ साथ जो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, वह आता है कनाडा में फंडी की खाड़ी। कनाडा में फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जो कि इसकी ऊंचाई होती है लगभग 15 से 18 मीटर। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में फंडी की खाड़ी में, ठीक है, 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर आता है। ठीक है मित्रों, आज की जो हमारी क्लास थी महासागरीय ज्वार से संबंधित वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।